तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 20 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आवाज़ सही आ रही कि नहीं? आज सुबह वाली वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ हो गई थी, माइक जो है ख़राब हो गया था, तो हमने माइक का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आवाज़ सही आ रही है कि या नहीं आ रही है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं गोकुल सिंह जी ने, जिनके 79 नंबर हैं, और मनोज धाकड़ जी ने, जिनके 81 नंबर हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर बताने वाले हैं, और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कुछ नए टॉपिक इसमें जो है ऐड हुए हैं, रीजनिंग में, मैथ में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास में आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए देखते हैं जीके जीएस में क्या पूछा गया है, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है? चलिए, तो आज जीके जीएस में पहला प्रश्न पूछा है, 1665 में कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? और ये प्रश्न आपको पहले भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। देखिए कुछ जानकारी। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने जो आपका जो सूक्ष्मदर्शी था, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोशिकाओं को कॉर्क के एक पतले टुकड़े के माध्यम से इन्होंने देखा था, ठीक है? तो सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वह बौद्ध भिक्षुओं के सेल की तरह लगती थी। बौद्ध भिक्षुओं के पास जो सेल होता है ना, उस बौद्ध भिक्षुओं के सेल की तरह लगती थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम सेल रखा था। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, भाई व्यापम में कुछ भी आगे पूछ सकता है, ठीक है ना? तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो है कोशिका को देखा था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य एकदम समाप्त हो गया था? तो आपको ध्यान रखना है, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए, तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी, इसलिए इस युद्ध को कभी कभी राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नहीं तो पर पूछ ले, तालीकोटा की जगह राक्षस तांगड़ी लिख दिया, पूछो अब यार ये कौन सा युद्ध हो गया? तो चाहे तो तालीकोटा युद्ध कहे या फिर राक्षस तांगड़ी युद्ध कहे, दोनों युद्ध एक ही बात है। 1565 में दोनों ही युद्ध लड़े गए थे, ठीक है? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को जो है आपका हार का सामना करना पड़ा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह प्रश्न आगे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज क्या पूछा गया है। इनमें से कौन से पौधे को प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है? तो ब्रायोफाइटा के बारे में कितनी बार हमने आपको बताया, ये बार बार प्रश्न बन रहा है, अलग अलग जो है रूप धर के आ जाता है, ठीक है ना? तो आज पूछा गया था कि कौन से पौधा ऐसा है जिसको प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है? तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा पौधा है जिसे प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। देखिए, तो ब्रायोफाइटा को प्रजनन के लिए नम वातावरण की आवश्यकता होती है। उनके ध्वजांकित शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए पानी में तैरना पड़ता है, इसलिए काई और लिवर्ड वार्ड्स नम आवासों तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है ना? कल भी हमने आपको बताया था, ये उभयचर वाला आया था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तब भी हमने आपको बताया था ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जो है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इनको कीचड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है? और इस ये क्या है, कीचड़ में अपने अंडे वगैरह, मतलब कि अपना जो प्रजनन है वो कीचड़ में करते हैं और रहते जल पर है, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। कल भी बताया था, आज घुमा करके ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो एक एक प्रश्न आपका जो हम एनालिसिस में करा रहे हैं, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आज भूले भटके पता नहीं कहां से मध्य प्रदेश से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है, नहीं तो पूरा अमेरिका अमेरिका का प्रश्न पूछ रहे हैं, एमपी का नहीं पूछ रहे थे, ठीक है ना? तो चलिए, पूछा है मध्य प्रदेश में शैल चित्र कहां पर पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में शैल चित्र पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरातत्व स्थल है। यह आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो मुख्यतः भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां पर है? तो रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 का बिहारी सम्मान किसे दिया गया है? तो 2022 और 2021 का दोनों का एक साथ में दिया है, दोनों का आपको हम बता देते हैं। तो डॉक्टर माधव हाड़ा को 2022 का बिहारी सम्मान दिया गया है। देखिए, तो प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को बुधवार को क्रमशः 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि अगर आपसे 31वां बिहारी पुरस्कार पूछे तो आपको मधु कांकरिया लगाना है, 32वां पूछे तो माधव हाड़ा लगाना है, ठीक है? चलिए देखिए आगे, साहित्यकार डॉक्टर माधव हाड़ा और
मधु काकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है कि बिहारी पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 3 साहित्यिक पुरस्कार जो भारत में दिए जाते हैं उनमें से यह एक है, ठीक है। जैसे ज्ञानपीठ हो गया ये, और आपका यह बिहारी पुरस्कार हो गया, तो 3 आपके दिए जाते हैं। अगला है डॉक्टर माधव हाड़ा को यह पुरस्कार पचरंगा चोला पहन सखीरे के लिए दिया गया। ये आपको ये भी याद रखना कि कौन सी रचना के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न राजकोषीय घाटे से पूछा गया कि राजकोषीय घाटा क्या है। तो चलिए आपको बता देते हैं राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा, दोनों बता देंगे। देखिए, तो सरकार की कुल कमाई और खर्चे के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक है। आप समझ लीजिए, एक साल में जितनी सरकार ने कमाई की, जितना खर्चा किया, इनका अंतर निकालने, तो ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। एक तो ये घाटा पूछा जाता है ज़्यादातर, उसके बाद में आपसे जो है राजस्व घाटा पूछा जाता है, तो दोनों के बारे में बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, अधिक खर्चा होने पर वह बाजार से कर्ज लेती है, वहीं सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच में जो अंतर होता है उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। ये तो कुल कमाई हो गई, जितना भी इसने कमाई की थी, तो ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। लेकिन जितना राजस्व प्राप्त कर रही है, जितना रेवेन्यू प्राप्त कर रही है, उसके अंतर को हम रेवेन्यू प्राप्ति और रेवेन्यू में व्यय कितना किया है, इन दोनों के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए 2022-23 का राजस्व घाटा और आपका जो राजकोषीय घाटा दोनों देख लेते हैं। देखिए, तो 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहा है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं क्योंकि जीडीपी पे जो प्रश्न बन रहे हैं वो कुछ इस तरह के ही प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। वहीं 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.9% रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपका जो है वर्ल्ड की तरफ ये गमन कर गया है। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी थे, वैसे जॉर्ज वॉशिंगटन को वहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 19 अप्रैल 1975 से 3 सितंबर 1783 तक ये चला था। 1775 से 1783, जिसके क्रांतिकारी युद्ध या फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी क्रांति का सैन्य संघर्ष था जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की कमान के तहत अमेरिकी देशभक्तों ने ब्रिटिशों को हराया था, ठीक है। पहले ब्रिटिश अमेरिका पर भी शासन कर चुके हैं, जैसे अपने ऊपर किया था वैसे अमेरिका पर किया था, ठीक है। तो अमेरिका से जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में इनको भगाया गया था, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की स्थापना और सुरक्षा लड़ाई 19 अप्रैल 1775 को यहाँ से जो है कॉनकॉर्ड की लड़ाई से शुरू हो गई थी। ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी यहाँ से शुरू हुई, जैसे अपने 1857 की लड़ाई शुरू हुई थी, वैसे इनके यहाँ ये लड़ाइयाँ शुरू हुई थी जहाँ से अमेरिका को स्वतंत्रता के लिए जो है अपना बीड़ा उन्होंने उठा लिया था, ठीक है। तो मुख्यतः आपको याद रखना कि जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी। बस ये एक लाइन आपके लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी, जब वह कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे, तभी उनको अचानक से ही अपने आप ही जो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। लाल मिट्टी में सर्वाधिक पोटास पाया जाता है। जो आपके साइंस के प्रश्न आ रहे हैं ना, उन साइंस के प्रश्न में ज्यादातर कृषि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कृषि और आपके एनवायरमेंट से। तो थोड़ा सा आपको अब ध्यान रख कर जाना है, थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है। तो लाल मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमरस और फास्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशियम जैसे सामान्य पोषक तत्वों की कमी होती है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी की श्रेणी लाल मिट्टी है। याद रखना, तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर जब आपके लाल मिट्टी में हाइड्रेट मिल जाता है तो इसका कलर जो है वो पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को लाइक कर देना। अंतिम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया था या किसे दिया गया था? इनमें से एक प्रश्न पूछा है। अगर कब पूछा गया है तो अभी मई 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए हैं। किसे पूछा गया है? तो चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो कार्यक्रम में भारतीय निशानेबाज अंजुम मौदगिल, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हॉकी कोच सरपाल सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो द्रोणाचार्य किसे दिया गया आखिरी बार? जो आपके हॉकी के कोच हैं सरपाल सिंह, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार आखिरी बार दिया गया, ठीक है। दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार, द्रोणाचार्य परिवार के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया गया। तो दो में से एक नाम आपको दिया गया हो, या तो हॉकी के कोच सरपाल सिंह दिए हुए होंगे या फिर टेनिस के कोच नरेश कुमार आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मई 2023 में आखिरी बार ये पुरस्कार बांटे गए थे, ठीक है। करंट अफेयर का ही प्रश्न समझ लीजिए। इनमें से कौन सी फसल है जो आपकी रबी की फसल है? तो रबी की फसल से आज एक प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सी है। तो देखिए, फसलों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल खैरा रोग पूछा था धान की फसल का, आज आपसे फसल ही पूछ ली है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए, तो रबी की फसल सामान्यतः, अब रबी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें क्योंकि ये आगे प्रश्न बनेगा कि भाई कब कैसे क्या बोई जाती है। तो देख लीजिए, रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण की बात करें तो देखिए, गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सभी रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहीं पर अपना जीके जीएस और साइंस का सिस्टम समाप्त हो रहा है। अब सीधे बढ़ चलते हैं अपन मैथ की ओर। आज काफ़ी कम क्वेश्चन भेजे गए हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है भाई, प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए। अगर आप प्रश्न भेजेंगे तभी तो आपको भी प्रश्न मिलेंगे, है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिनका भी एग्जाम हो प्रश्न जरूर भेजा कीजिए। देखिए अगला है, कोई व्यक्ति 15 मिनट 30 सेकंड में 900 मीटर चलता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी रफ्तार आपको बतानी थी। ये प्रश्न मैथ में पूछा गया था। उसके बाद में प्रश्न बना था, देखिए कौन सा, कि 52 ताश की गड्डी में से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो 52 ताश की गड्डी, आज ताश की गड्डी वाला आया है, अभी तक क्या पासे वाला आ रहा था। ठीक है ना, प्रायिकता का एक प्रश्न आज पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 2 और 4 साल के जो आपके अंतर वाले सीआई पूछे गए। सीआई के प्रश्न जो है वो 2 और 4 साल के अंतर वाले, 2 और 4 साल का अंतर दिया है, फिर आपसे जो है वहाँ का मूलधन पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, एक आपका आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, त्रिभुज का आसन्न कोण पूछा गया था, और एक आपका सर्कल के अंदर जो है वर्ग बनाया था और सर्कल की त्रिज्या दी गई थी। फिर उसमें से बोला गया था अगर सर्कल के पार्ट को निकाल देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ ऐसा प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपका ट्रेन से भी एक प्रश्न आने लगा है। अभी तक ट्रेन से इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन अब ट्रेन से भी एक प्रश्न आज पूछा गया है। एक प्रश्न आपका रेस का, घातांक को करने से प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। भाई अभी तक एक एक पूछे जा रहे थे, फिर 2 और 3, आज 3 प्रश्न आपके घातांक को करने से आए हैं। हालांकि ठीक ठाक ही प्रश्न आए, 512 का ऐसे क्यूब करके और उसके ऊपर स्क्वायर करके ऐसे प्रश्न आए थे, ज़्यादा कठिन तो नहीं आए। ठीक है, चलिए एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं। तो वही एक नियम फॉलो हो रहा है, एलसीएम एचसीएफ का 2 प्रश्न पूछा है, लेकिन उसी नियम पर 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जो एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि 2 संख्याएं आपको दे देते हैं, एक एचसीएफ दे देते हैं और उससे एलसीएम आपका पूछ लिया जाता है। ऐसे 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। एक प्रश्न आपका डिस्काउंट का, परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न मिले हैं आज। ठीक है, विभाजता के नियम से 2 प्रश्न मिले हैं, लेकिन बताए नहीं कि कौन कौन से विभाजता के नियम से पूछे गए थे, 2 प्रश्न ही पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 4 प्रश्न है और 2 प्रश्न आपके एसआई से पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस के पूछे गए हैं, लेकिन केवल बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कठिन आपसे नहीं पूछ रहे हैं प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन के 3 से 4 प्रश्न आपके मिक्सचर के पूछे गए हैं, जिनमें कि 2 आपके मिक्सचर के थे और 1 या 2 प्रश्न आपके एलिगेशन के पूछे गए थे। ठीक है, एक प्रश्न आपका एज का भी पूछा गया है। मेंसुरेशन से 2 प्रश्न पूछे गए, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 प्रश्न आपके एवरेज से और 2 प्रश्न आपके रेशियो और प्रपोर्शन से भी पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात रीजनिंग की करते हैं। रीजनिंग में कुछ परिवर्तन आज देखने को मिला है, तो चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन है। घड़ी के आपके इस बार 3 प्रश्न आपके घड़ी के पूछे गए हैं। घड़ी के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है मेरे भाई। एक आपका मिरर में पूछा गया था कि मिरर में क्या टाइम होगा, एक आपका एंगल पूछा गया था, एक आपका दिशा परीक्षण इसी घड़ी में पूछा गया था, यानी कि यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व में है और मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है तो बताइए सेकंड की सुई कहां पर होगी। ऐसे प्रश्न जो है आज पूछे गए हैं घड़ी में। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, 5 से 6 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जा रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग और आपका दर्पण इमेज, मिरर इमेज, इन सब की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको टॉपिक का नाम डालना है, आगे सक्सेस जंक्शन डालना है, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं और आज आपके एक अभी टॉपिक बताते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न हैं, डायरेक्शन के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यदि तो वाले जो प्रश्न हैं आज 2 प्रश्न यदि तो से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मिसिंग लेटर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या अब जो है वो रैंकिंग वाली बढ़ रही है कि ऊपर से 6वां है, नीचे से 5वां है, बताओ कौन सा क्रम होगा। ठीक है, दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, बताओ बीच में कितनी संख्या है। ऐसे वाले जो प्रश्न हैं वो 3-4 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। अब जो नया टॉपिक आज ऐड हुआ है, वाटर और मिरर इमेज के जो है प्रश्नों को कम करके 4 कर दिया है और 2 प्रश्न आपके त्रिभुज काउंटिंग के ऐड कर लिए हैं। काउंटिंग फिगर जुड़ गया है भाई, अगले कुछ शिफ्टों में आपको काउंटिंग फिगर देखने को मिलता रहेगा। जो भी पैटर्न चेंज होगा वो आपको तभी पता लग पाएगा जब आप लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते रहेंगे। अब ये परिवर्तन आज हुआ है, हमने आपको बता दिया। अब जो लोग आगे जाने वाले हैं, त्रिभुज काउंटिंग और स्क्वायर काउंटिंग, इनको आप थोड़ा सा कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद बात करते हैं नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं, अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न हैं। इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, सर्च कर लेना नंबर सीरीज बाय सक्सेस जंक्शन, अल्फाबेट सीरीज बाय सक्सेस जंक्शन, दोनों वीडियो आपको
आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए साइलॉग के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, नॉर्मल लेवल के ही पूछे हैं, ठीक है ना, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कथन और पूर्व धारणा से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं कि आज क्या सिस्टम बना है, देख लीजिए। तो जीके जीएस के 24 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, साइंस के 11 प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ के 30 प्रश्न और रीजनिंग के लगभग 38 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब ये काउंट मत करने लगा कि एग्जैक्ट 100 नहीं हो रहा है सर, ये तो गड़बड़ हो गया, 110 हो रहा है, तो ये हम थोड़ा अंदाजा लगा के बता रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारे पास में सब कुछ लिख के आ गया कि व्यापम वालों ने भेज ही दिया, देखो ऐसा है सक्सेस जंक्शन वाले सर, आपके पास से हम भेज दे रहे हैं कि हमने आज कितना कितना पूछा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। इस शिफ्ट में तो भाई 81, 78, 77, 71 और 67 ये आज के टॉप 5 स्कोर देखने को मिले हैं। इस शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो ये हल्की शिफ्ट थी, यानी कि ज़्यादा कठिन शिफ्ट नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। इस शिफ्ट का कट ऑफ आपका 73 के आसपास जाने वाला है। 73 के आसपास जो भी पहुँच रहे हैं जनरल कैटेगरी के, या 70 तक भी पहुँच रहे हैं, तब भी आपका फिजिकल कॉल आने की संभावना है। लगातार अंत तक बने रहिएगा, आपको फिजिकल के बारे में भी बताएंगे, और हो सकेगा तो कुछ मतलब कि फिजिकल गुरु हैं जो हमारे संपर्क में है, उनकी एकेडमी पर भी ले जाकर के आपको कुछ टिप्स वगैरह भी बता देंगे कि कैसे कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बिल्कुल अंत तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कब आपका फिजिकल कॉल आ रहा है, कौन कितना पास हो रहा है, कैसे दौड़ना है, कितने नंबर मिल रहे हैं, वो सब हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं सजेशन कुछ आपको दे दे भाई। देखिए मिरर इमेज की वीडियो देख करके जाना, इसके अलावा काउंटिंग फिगर को पढ़ करके जाना। अब काउंटिंग फिगर के प्रश्न ऐड हो गए भाई, आगे इनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पर आपको जो है जीके जीएस और साइंस जो है वो आपको पटवारी, आबकारी और मध्य प्रदेश जो आपका वर्ण चक्का है, इन तीनों के एग्जाम पेपर से आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लेने हैं। कल जो है बुक्स की हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि बुक्स के प्रश्न पिछले 3-4 शिफ्ट में अच्छे खासे पूछे गए हैं। अब इस शिफ्ट में भी बुक का प्रश्न आया होगा, लेकिन जो कठिन बुक होती हैं वो नहीं याद रह पाती, ठीक है, उनको बच्चे नहीं बता पाते हैं। लेकिन हम जो है पटवारी, आबकारी और वन रक्षक, इनमें जितनी बुक्स पूछी गई हैं उन सब बुक्स को लेकर के आने वाले हैं, और मात्र 15 सेकंड में आप 15 सेकंड करें भाई, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है ना, 15 मिनट में आपकी ये बुक हम क्लियर करा देंगे। और इनमें से प्रश्न डेली बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जो एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं तो जो सिंपल बुक्स होती हैं वो सब बता देते हैं, लेकिन वो सारी बुक्स वही बुक्स आ रही हैं जो आपकी पटवारी में पूछी गई हैं या आबकारी में पूछी गई हैं। तो दोनों एग्जाम की हम लेकर के आने वाले हैं। बाकी पूरी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर दी गई है, दोनों की आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक से ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भाई सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर के सक्सेस जंक्शन, तो भी आपको मिल जाएगा। सक्सेस जंक्शन लाइव सर्च कर लेना, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पादप जगत की वीडियो भी भाई देख लेना, वहां से डेली प्रश्न बन रहा है। ब्रायोफाइटा तो छा ही गया भाई, है ना, ब्रायोफाइटा तो बन रहा है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल में हमने जानकारी दी है पादप जगत वाले में, उसको आप जरूर देख लेना। बाकी भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया, अब ये भाई आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, जिससे कि लगातार आपके पास में एग्जाम एनालिसिस 12 सितंबर तक लगातार इसी तरह से पहुंचता रहे, और पैटर्न में जो भी चेंज आ रहा है वो आप तक जो है सही समय पर पहुंच सके, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। और भाई आपसे निवेदन है, आज कम क्वेश्चन मिले हैं, आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो आपकी 6:30 बजे के समथिंग छूटेगी, 7:30 तक हमारे पास में प्रश्न आ जाएंगे, और 8 बजे के आसपास हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।